Hello everyone, this is Nisha Dubey. I welcome you all to the मेहरा क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएंगे। आज का जो लेक्चर है वो भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। हम इसमें डिस्कस करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ और वो ये कि जैसा हमने कहा था कि हमने जो एमपी सेट का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, वो क्रैश कोर्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है ना। हमने जो जो डेट्स लेकर चली थी उस डेट्स के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते ही कि फॉर्म्स जो है वापस से रीओपन हो चुके हैं, है ना। लेकिन एग्जाम तो होनी है ना, एग्जाम तो जल्द से जल्द होनी है। तो बस उसी के लिए मैं जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, है ना। इसके पहले अगर आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा कोर्स जो है वो अब भी अवेलेबल है। उस कोर्स में आप लोगों को जो है कंप्लीट कोर्स तो मिलेगा ही, उसके साथ में अब आपकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट होने जा रही है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आप चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो ज्वाइन कीजिए हमारा बैच और कीजिए अपने एमपी सेट को क्वालिफाई, ठीक है। करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट, ठीक है। शुरू करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज जॉन टॉलर डिस्टॉर्टेड। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें क्या है जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन जो है वो होने वाला है, ठीक है। कौन सा होने वाला है, देखो क्या ये कॉपर H2O6+3 वाले कॉम्प्लेक्स में है। जस्ट अ मिनट, है ना। क्या ये कॉपर H2O6+3 वाले कॉम्प्लेक्स में है? क्या ये मैग्नीज H2O6+2 वाले में है? कॉपर H2O6+2 में है या फिर आयरन Cn6 4- में, किस में होने वाला है? एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो क्या है, क्रोमियम जो है वो कितना है, क्रोमियम है यहाँ पे आपका कितना, क्रोमियम है यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलरली मैग्नीज जो है वो कितना है, ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। कॉपर कितना है, कॉपर जो है आपका यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगेन +2। और आयरन जो है ऑल्सो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -6 +4 कितना हो जाएगा, ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि क्रोमियम +3 मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, उसके डी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उसके पास बचेंगे, उसने देखो 3 डोनेट कर दिए, 4 होते हैं, है ना। 4 तो 3 बच गए, है ना। D3 जो है इसके पास रिमेनिंग बच गया, ठीक है। इसके बाद ठीक है, मैंगनीज जो है वो +2 है, मतलब यहाँ पे कितने बचे, D5, है ना। D5 जो है यहाँ पे बचे, कॉपर +2 है, यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पर बचे आपके कॉपर +2 में D9 एंड देन आयरन +2 में बचे आपके D6, ठीक है। D6 जो है यहाँ पर आपके बचे, है ना। अब देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे, देखो Eg और T2G में जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, क्योंकि देखो सब मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ आयरन से, है ना। आयरन से स्टार्ट करती हूँ, आयरन में कितने, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने वाले हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन ने स्ट्रॉन्ग फील्ड ली है, तो देखो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। सिमेट्रिकल है। क्या यहाँ पे जॉन टॉलर डिस्टॉर्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था हमारे कोर्स में कि हम किस तरीके से जो है ना, किस तरीके से हमारे कोर्स को किस तरीके से हम जेटीडी निकालें, है ना, हमने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कॉपर +2 की तरफ। देखो कॉपर +2 में क्या है, D9, है ना। D9 देखो अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखो ये अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक आया, ठीक है। अगर हम मैग्नीज की बात करें, देखो इसमें 5 है ना, इसमें 5 है। देखो अगर हम इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो देखो ये भी जो है वो सिमेट्रिक जो है वो आ जाएगा। और क्रोमियम +3 की बात करते ये भी आपका सिमेट्रिक आ जाएगा। कौन नहीं आया सिमेट्रिक, देखो सारे के सारे सिमेट्रिक आ गए। और हमने ये देखा था कि जो सिमेट्रिक होते उसमें जेटीडी नहीं होता, जो अनसिमेट्रिक होते उसमें जेटीडी होता है ना। तो किसमें जो है आपका जेटीडी नहीं होगा, तो किसमें सॉरी किसमें जेटीडी होगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कॉपर वाला, इसमें जो है आपका जेटीडी हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो यही है ऑप्शन नंबर सी, क्या बोल रहा है कि इसमें जो है क्या है, D9 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल, फिर क्या D9 कॉन्फ़िगरेशन है, T2G6 और Eg3 होता है और सिमेट्रिक होता है। और इसी वजह से क्या होता है, इसमें जेटीडी प्रेजेंट होता है। हमने अभी भी यही देखा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको समझ में आए।
नेक्स्ट है दी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर अ D2 मेटल आयन इज, है ना। D2 मेटल आयन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो है वो क्या होगा। देखो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी और मैंने इसके लिए जो है आपको डिटेल में भी बताया था, ठीक है। आपको जिस भी मेथड से निकालना है आप उस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल शॉर्ट पे चलते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में जो हमें ट्रिक से काम आने वाली है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो कैसे होगा, D2 है ना। D2 है, मैंने आपको क्या बताया था कि D2 है मतलब कि इसमें क्या आ जाएगा। देखो हमने क्या बोला था कि D है ना, DFF DS इसी तरीके से हम चले थे, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, 2 से चालू हो रहा था तो देखो 2D है क्या कहीं, है ना। 2D उसके बाद में देखो DFFDS और उसके बाद में क्या था, है ना 2 3 4, जस्ट अ मिनट, नहीं ठीक है ना, नहीं सेम सही था, है ना। देखो कैसे 2 3 4 5 एंड देन 6 और हमें निकाला है कि D2 के लिए, है ना। D2 के लिए निकालना है तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D1 के लिए, ये हो जाएगा आपका D2 के लिए, है ना। तो D2 के लिए क्या आया 3F आया, है ना। शॉर्ट ट्रिक से हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रिक से नहीं आता तो हमने डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा एक्सप्लेनेशन, क्या बोल रहा है कि हंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, D2 के लिए जो है वो हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल द क्लस्टर B12H12-2 इज द क्लासिफाइड एज, है ना। ये किस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है, वेट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये B2-2 ये क्लस्टर ये कौन सा होगा। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो है क्या डिस्कस किया था, हमने इसको डिस्कस किया था कि देखो ये कैसा है, BnHn-2 है ना, -2 और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते, देखो -2 था, -4 -6 -8 इस तरीके से ऑन चल रहे थे और इधर भी आगे जा रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्लोजो, देन ये हो जाएगा आपका -4 वाला नीडो, एरेक्नो, हाइपोक्लेडो, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। देखो हमको कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था -2 वाला जो कि कौन सा है, क्लोजो, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखो है ना कि क्या है, क्लोजो जो है आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलो ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ EPR लाइंस फॉर कॉपर S2O6+2, है ना। तो उसके लिए आई की वैल्यू उसने दी है, कितनी है 3/2 आई की वैल्यू है, ठीक है। और तो उसने EPR लाइन जो है वो निकालने के लिए बोले, ठीक है। हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालना होता था, देखो कैसे निकालना होता था कि सिंपल फॉर्मूला था हमारा 2ni+1, है ना। 2ni+1 सिंपल फॉर्मूला था 2, ठीक है ना। n क्या था, n जो था इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉपर+2, है ना। कॉपर+2 है मतलब इसमें D9 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो n की वैल्यू 1 सीधे पुट कर दो, है ना। n की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू कितनी देके रखी उसने 3/2, ठीक है। 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 3 + 1, टोटल आंसर कितना आया, आंसर आया आपका यहाँ पे 4, है ना। तो कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखो 4 आंसर आया, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, ठीक है। HSAB प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस जो है ये आपको पता होना चाहिए ना। तो सॉफ्ट बेस कौन सा हो जाएगा इसमें से, देखो सॉफ्ट बेस जो है वो कौन सा हो जाएगा, I नेगेटिव, क्यू हो जाएगा, है ना। क्यू हो जाएगा, देखो हम देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो ठीक है, देखो कैसा हो जाएगा कि क्यू, क्योंकि जो है ये बड़े साइज का है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो है वो कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, इनका साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इसीलिए जो है आयोडीन जो है कैसा है, एक सॉफ्ट बीज की तरह है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी नंबर ऑफ ब्रिज CO ligand in CO2CO8 in हेक्सेन सॉल्यूशन, ठीक है। हेक्सेन के सॉल्यूशन में CO2CO8 में ब्रिजिंग CO ligand की संख्या कितनी है ना। ये हमको निकालना है कि ब्रिज CO की संख्या जो है इसमें कितनी होने वाली, देखो कितनी होने वाली है ब्रिज CO की संख्या। देखो सबसे पहले कि एक बात ध्यान देखो कि सॉल्यूशन
है ना। सॉल्यूशन में जो है क्या होता है, कोई भी अगर सॉल्यूशन है ना तो सॉल्यूशन में ब्रिज होता ही नहीं है ना, ब्रिज होता ही नहीं है सॉल्यूशन में। अगर वो सॉलिड में है तो ब्रिज होगा, है ना। देखो CO2 CO8 तो ये सॉल्यूशन में किस तरीके से होगा, ये किस तरीके से होगा कि देखो ये CO सिंगल बॉन्ड CO है ना, कुछ इस तरीके से, और 8 है तो ये 4 CO जो है इस तरीके से लग जाएंगे। देखो कोई भी ब्रिजेंट CO नहीं है प्रेजेंट, है ना, ये कुछ इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होगा, और इसीलिए यहाँ पे कितने मतलब सॉल्यूशन में ब्रिज भी बनते हैं, सॉलिड स्टेट में ब्रिज बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके टोटल 0, ठीक। 0 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखो है ना क्या बोल रहा है ये कि सॉल्यूशन स्टेट में CO2 CO8 की स्ट्रक्चर में नॉन ब्रिज नहीं होते हैं, जबकि इसमें दो ब्रिजिंग CO होते हैं। सॉलिड स्टेट देखो, सॉलिड स्टेट में जो है दो ब्रिजिंग CO होते हैं ना। देखो किस तरीके से हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में, एक बार हम इसकी बात करें। देखो दो ब्रिज CO बोल रहा है ना। देखो हम नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स भी निकाल सकते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था जब हम ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री पढ़ते थे, है ना। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। देखो दो ब्रिजिंग CO बोल रहा है ना, किस तरीके से होगा ये आप वापस से जाके चेक कर सकते हैं, और आई होप अगर आपने पढ़ा है तब तो याद ही होगा। देखो दो ब्रिजिंग CO हो गए और 3 जो है ये इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट का, है ना। तो सॉलिड स्टेट में CO जो है वो अलग होते हैं, जबकि लिक्विड में तो ब्रिजिंग होते ही नहीं है ना, ब्रिज में नहीं होते, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी बोहर इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन रिफर्स टू, है ना। हीमोग्लोबिन जो है में क्या बोहर इफेक्ट का क्या मतलब होता है, क्या इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन O2 बाइंडिंग, है ना, इफेक्ट ऑफ pH ऑन O2 बाइंडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीम हीम इंटरेक्शन, क्या होता है ये। अगर आपको याद हो तो हमने जो है इसमें डिस्कस किया था कि क्या बोहर इफेक्ट में काय का इफेक्ट पड़ता है, पीएच, है ना, पीएच से डिपेंड करता है। तो इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन O2 बाइंडिंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्या है ना। ऑप्शन नंबर बी देखो, पीएच कम होने पर H प्लस बढ़ता है, पर हीमोग्लोबिन की O2 के लिए एफिनिटी कम हो जाती है। इसे क्या है, हम बोहर इफेक्ट जो है हम कहते, क्या कहते हैं इसे, हम बोहर इफेक्ट जो है हम इसे कहते, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which metal is present in the enzyme nitrogenase? नाइट्रोजनेज एंजाइम में कौन सा मेटल जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको याद हो तो इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन और मॉलिब्डेनम, है ना, आयरन और मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है ना। देखो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स में आयरन और मॉलिब्डेनम एक्टिव साइट्स जो है इसमें है, ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पता होना चाहिए था, ठीक है। चलो ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर की हाईएस्ट ऑर्डर फॉर विच लिगेंड, है ना, ट्रांस क्या बोल रहा है, ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर इज हाईएस्ट फॉर विच लिगेंड, ट्रांस इफेक्ट जो है वो कौन से लिगेंड के लिए सबसे ज्यादा होगा, किस लिगेंड के लिए सबसे ज्यादा होगा। देखो किसके लिए, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो है सबसे ज्यादा होगा ना, उसी का ट्रांस इफेक्ट जो है उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, यही आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बाकी सारे तो भी कैसे, ये तो सारे के सारे इतने लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सी है ना। तो इसीलिए ये कैसे हो जाएंगे, ये जो है आपके कैसे हो जाएंगे, मतलब साइनाइड जो है आपका मोर इलेक्ट्रॉन, सॉरी साइनाइड जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आई एम सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, साइनाइड मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसलिए ये जो है ज्यादा ट्रांस इफेक्ट जो है वो शो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो क्या पाई एक्सेप्टर लिगेंड जैसे कि साइनाइड CO C2H4 का ट्रांस इफेक्ट जो है वो सबसे प्रबल होता है ना, सबसे ज्यादा इनका होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखो दी कम्यूटेटर XPX इज इक्वल टू, है ना, कम्यूटेटर XPX का मान जो है वो कितना हो जाएगा, है ना, देखो कितना हो जाएगा इसका मान, तो देखो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो किस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये है आपका x, है ना, x, और ये आपका px, है ना। देखो px की वैल्यू कितनी थी, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी दी है ना, शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए, और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो आपको इजीली अब तक तो आपका आंसर निकल भी गया होगा, है ना, निकल भी गया होगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो px की वैल्यू क्या होती है, px की वैल्यू होती है आपकी आयोटा h कट d बाय dx, जो है इसकी सिंपल वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू सिंपल यहाँ से इतनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो ये रहा, ठीक है। अगर आपको आपने वो अच्छे से फॉलो किया है क्रैश कोर्स तो आपके आंसर जो है जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखो
नेक्स्ट क्या है, फॉर अ वंडर वॉल्स गैस दी बॉइल्स टेम्परेचर टीबी इज गिवन बाय, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि ये बॉइल्स टेम्परेचर जो है वो किससे डिनोट करते हैं, हम बॉइल्स टेम्परेचर किससे, ए बाय आर बी से, 2a बाय आर बी से, ए बाय बी से, या 8a बाय 27 आता है। हमने बॉइल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, हमने ये सारे टेम्परेचर जो है वो अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाय 2b, है ना, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाय टू जो है आरबी जो है ये क्या हो जाएगा, रियल गैस की तरह जो है वो बिहेव करता है। हाँ, देखो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आइडियल गैस, ये रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन डेल एस बाय डेल वी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, है ना, ये किसके इक्वल होगा, मैक्सवेल रिलेशन के अनुसार ये किसके इक्वल होगा। तो मैक्सवेल रिलेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर देखो आंसर तो निकालना है, तो आंसर कैसे निकालेंगे, देखो ये देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे के ही रखा है। देखो हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखो मैंने आपको बोला था कि आप क्या करो ना, आप वो बॉक्स बनाओ, ठीक है, बॉक्स बनाओ, है ना, कि किस तरीके से, स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या कि ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, है ना, ठीक है, ये ट्रिक भी बताई थी। और अब देखो कौन सा रिलेशन है हमारा, उसका रिलेशन है आपका कौन सा वाला है, कि उसने पूछा है कि डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। देखो कहाँ है डेल एस, देखो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, डेल पी बाय डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक, इतना आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो क्या यही है क्या, देखो डेल पी बाय डेल टी एट कौन, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक क्या कौन कौन से ऑप्शन है, एक ऑप्शन है हमारे पास माइनस वाला, नेगेटिव वाला, और एक पॉजिटिव वाला। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, कुछ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the ionic strength of 0.1 mole BaCl2 is, है ना। आयनिक स्ट्रेंथ हमने निकाली थी, है ना, कैसे निकाली थी, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ समेशन ऑफ हाफ, क्या हो जाएगा, MI/ZI का स्क्वायर, यही था, है ना, यही था इसका फॉर्मूला, है ना। किस तरीके से करेंगे, देखो सॉल्व किया है ना, देखो किस तरीके से, देखो हाफ ये रहा। अब देखो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, देखो बेरिलियम, है ना, सॉरी बेरियम, बेरियम देखो कितना है, +2, बेरिलियम है ना कितना है, आई एम सॉरी, बेरियम, ठीक है, बेरियम कितना है, +2 है, और क्लोरीन कितना है, -1, है ना, -1 है। तो देखो इसका जितना मास हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय जो Z है वो क्या है, उसका चार्ज है, तो चार्ज का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या हो जाएगा, उसने आपको देके रखा है, देखो क्या देके रखा है उसने, कि 0.1 मोल BaCl2, 0.1 मोल मास उसने देख रखा है कितना, 0.1 रखना है, ठीक है। देखो ये रखा 0.1 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये रहा, देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू देखो चार्ज कितना था 2, उसका स्क्वायर, है ना, बेरियम का चार्ज था 2, तो उसका 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर अगेन अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो क्योंकि ये बेरियम जो है कितना है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है इसलिए आप आया 0.1, लेकिन BaCl तो कितने एटम्स इसमें 2, है ना, 2 है, तो 1 का 0.1 तो 2 का कितना हो जाएगा, है ना, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 0.2 मल्टीप्लाई बाय क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, क्लोरीन का चार्ज होता है माइनस, है ना, लेकिन यहाँ पे हमको चार्ज नहीं लिखने होते, है ना, मतलब उनका साइन नहीं लिखने होते, हमको बस इसकी नंबर्स लिखने होते हैं। चार्ज अगर 2 है तो 2, 1 है तो 1, सिंपल, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर है ना। तो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर पूछा, ठीक है। चलिए आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ फेजेस फॉर एन आइस वाटर इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेयर इज, है ना। देखो उसने बोला है कि एक एटीएम पर आइस वाटर इक्विलिब्रियम में फेजेस की संख्या है ना, फेजेस की संख्या इसमें कितनी होने वाली, कितनी होने वाली इसमें फेजेस की संख्या 1 2 3 0 कितनी होनी, देखो आइस वाटर उसने दो ही फेज देखते, एक देखो
अगर मैं बात करूं कि वाटर की कितनी फेजेस होती है ना, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की कितनी फेजेस होती है? 3, है ना। कौन कौन सी? एक में होता है वो देखो सॉलिड में, दूसरा होता है लिक्विड में, तीसरा होता है वो गैस में। इसी तरीके से होता है सॉलिड में कौन? सॉलिड में होता है आपका आई, है ना। और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में सिंपली जो है वो वाटर फॉर्म में रहता है ना, वाटर फॉर्म में रहता है। और गैस में क्या रहता है? गैस में वो वेपर फॉर्म में रहता है। गैस में जो है वो क्या रहता है? वेपर फॉर्म में जो है रहता है, ठीक है। तो ये 3 फेजेस हो गए से देखो उसने कितनी देख रखी? उसने देख रखी है आपको 2 आइस और वाटर, तो कितनी फेजेस हो जाएगी आपकी? 2, है ना। सिंपली कितनी हो जाएगी आपकी? 2 फेजेस जो है यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप ये क्लियर है ना। देखो कितनी है? 2 अलग अलग फेजेस इसमें होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन फ्लोरेसेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम फॉस्फोरेसेंस में, देखो एक मिनट, देखो इन फॉस्फोरेसेंस द ट्रांजिशन इज फ्रॉम, ट्रांजिशन कहां से कहां होता है फॉस्फोरेसेंस में, है ना। फॉस्फोरेसेंस में ट्रांजिशन जो है वो कहां से होता है, ठीक है, यही पूछा है उसने। देखो ऑप्शन है आपके पास कि इसमें S1 से S0 में, ठीक है, S1 से S0 में, T1 से S0 में, S1 से T1 में, या फिर T1 से T0, ठीक है। देखो क्या होता है ना इसमें कि देखो जो इसमें आपके 2 टाइप के ट्रांजिशन, एक होता है आपका फ्लोरेसेंस, दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंस, है ना। तो जो आपका फ्लोरेसेंस होता है ना वो होता है आपका कहां से? सेम जो है सेम स्पिन में होता है ना, सेम स्पिन चेंज नहीं होती। तो मतलब जो आपका फ्लोरेसेंस होता है वो S1 से S0 में होगा, और जो फॉस्फोरेसेंस होता है वो कहां से? T1 से S0 में होता है ना। T1 से S0 में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपकी स्पिन जो है वो चेंज हो जाती है ना, ट्रांजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। क्या है ऑप्शन नंबर बी? देखो क्या होता है कि सिंगलेट टू सिंगलेट किस में होता है? फ्लोरोसेंस में होता है, जबकि ट्रिपलेट टू सिंगलेट जो है ये फॉस्फोरेसेंस में होता है, ठीक है। चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टोलुइन एंड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 इज, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो कि FeBr3 की उपस्थिति में टोलुइन और Br2 की रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा है, देखो क्या होगा कि अगर Br2 है ना, Br2 है, ये किससे रिएक्ट किया? टोलुइन से, है ना। टोलुइन से जो है इसने जो है ये रिएक्ट किया, ठीक है। इस तरीके से टोलुइन यही होता है ना। टोलुइन यही, देखो जब इससे इससे जो है ये रिएक्ट करता है ना, देखो क्या बनता है ये, देखो होना चाहिए था कि देखो उसने बोला, देखो ध्यान से सुनना, उसने बोला कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बनता है। प्रोडक्ट इसमें देखो, प्रोडक्ट जो है इसमें कौन कौन से बनते हैं, इसमें जो है देखो ट्राइब्रोमोटोलुइन, है ना। ट्राइब्रोमोटोलुइन जो है ये इस तरीके से हो सकता था, लेकिन ये नहीं होता, है ना। ये नहीं होता। देखो क्या होता है इसमें, इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट जो है ऑर्थो और पेरा जो है ये जो है वो आपके मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑर्थो और पेरा वाले जो है आपके इसमें मेजर प्रोडक्ट्स जो है ये बनते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ये नहीं होता, क्या नहीं होता कि इसमें जो है तीनों मतलब 2, 4, 6 तीनों पोजीशंस पे जो है आपके वो नहीं लगते, है ना, तीनों पे वो नहीं लगते, ठीक है। चलो मैं बढ़ती हूँ आगे, ठीक है। देखो क्या है ऑप्शन नंबर बी, क्या बोल रहा है? CH3 ग्रुप ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग होता है ना, ये ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग होता है, इसीलिए जो है आपका जो है 2, 4, 6 नहीं होता, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे ही जो है आपका ये लग जाता है, ठीक है। मतलब ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन में क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन सा होगा? देखो कौन सा होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है ना। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल, जो सबसे ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगा, जिसमें कार्बोकेटाइन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो वाला। देखो सबसे ज्यादा कौन सा वाला स्टेबल हो जाएगा, है ना। कौन सा स्टेबल हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। क्या SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है ना, सबसे स्टेबल जो है आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है? कोप रीअरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ,
स्कोप रीअरेंजमेंट जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है ना, किसका एग्जाम्पल होता है। देखो ये ऑप्शन क्या है आपके, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 2-3 फिटिंग रीअरेंजमेंट, 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट या फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। देखो जो आपका कोप रीअरेंजमेंट होता है ना वो 3-3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल होता है। कौन सी, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का जो है एग्जाम्पल ये होता है, ठीक है इसका। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HCl एडिशन टू प्रोपीन फॉलोज, है ना। पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन में HCl का एडिशन होता है ना। प्रोपीन में HCl का एडिशन होता है। देखो कौन सा है ये, क्या ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, क्या ये मार्कोनिकॉफ रूल है, फ्री रेडिकल या फिर रीअरेंजमेंट, कौन सा जो है ये रूल ये होने वाला है। ठीक है देखो क्या होता है इसमें कि उसने बोला है कि देखो पेरोक्साइड की उपस्थिति में HCl का एडिशन हो रहा है, HCl का एडिशन हो रहा है। देखो ध्यान रखना कि HCl के साथ है ना हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होता है। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल है जो है फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ की अगर हम बात करें तो इसमें जो है बाकी के साथ जैसे Br आयोडीन, देखो क्या बोल रहा है कि जो खराश इफेक्ट जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, HBr के साथ होता है ना। खराश इफेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr के साथ होता है, बाकी HCl या HI के साथ जो है वो नहीं होता, क्योंकि इनकी स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक होती है। इसीलिए HCl या HI की बात करें तो वो आपका मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा, जबकि HBr में सिर्फ और सिर्फ वो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, बाकी मार्कोनिकॉफ। देखो आपको क्या पूछा, उसने HCl पूछा है तो HCl कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये हो। ठीक है चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर है ना। बढ़ते हैं आगे चलो। सो एवरीवन ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे है ना। इसी तरीके से अगर आप आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप डिटेल में जो है क्रैश कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा हमारा बैच एमपी सेट का, जो स्पेशली जो है हमने जनवरी वाले एग्जाम के लिए टारगेट किया था, लेकिन उसकी डेट जो है वो बढ़ गई है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एग्जाम को जो है वो प्रिपरेशन छोड़ दे एग्जाम की, नहीं, हमें जो है और बेहतर तरीके से तैयारी करनी है ताकि जो है हम एग्जाम जो हमारी ये सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और हम आगे जो है जो हमारा जुलाई अगस्त में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसको हम जो है टारगेट करता है, और सिर्फ टारगेट नहीं करना, हमें उसको क्वालिफाई भी करना है ना। और अगर आप सेट एग्जाम के जो है ये बैच से अगर आप पढ़ेंगे और आगे जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो है वो पढ़ेंगे तो आपका जो है डेफिनेटली क्लियर होगा। और अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच ऑलरेडी अवेलेबल है ना, अवेलेबल है, जिसमें भी आपको बस हमारा रिकॉर्डेड बैच जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है, जिसमें हम जो है क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे है ना। जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है जिसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है, और जो हमारा ये वाला जो कोर्स है सेट का उसके लिए भी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ना चाहते हैं आप दोनों को ही पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए हमारा बैच जो है वो अवेलेबल है ना। और दोनों में ही जो है अब बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। सेट के लिए अभी हम जो सेट को टारगेट कर रहे हैं हम उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उसमें भी बस हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जो है वो हम लाने वाले है ना, बस हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो आपको अभी भी अवेलेबल है। ठीक है सो एवरीवन, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज है ना, इसमें आपको लेक्चर्स भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लेक्चर्स है, ये सब आपको मिलने वाला है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि वही अभी इंपॉर्टेंट है, टाइम बचा हुआ तो हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने बैच लिया है तो आपको ये पता ही होगा, और अगर आपने बैच नहीं लिया है और आप वो बैच लेना चाहते हैं तो ये रहा हमारा बैच। ठीक है सो एवरीवन, अगर आप एमपी सेट को नहीं एमपी टेट को टारगेट कर रहे हैं है ना, टेट को टारगेट करें तो उसके लिए भी हमारा बैच अवेलेबल है ना। उसके लिए भी अच्छा, इसके जो चार्जेस है ना, इसके जो चार्जेस है वो अभी कितने हुए हैं, वन, इस पे हमारा जो चार्ज था वो था आपका 2999। ठीक है 2999 का जो है हमारा जो ये बैच था, जिसमें अभी जो है स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीटली 50% ऑफ है ना, कंप्लीटली 50% ऑफ दिया जा रहा है, जिसमें आपको ये बैच जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 में जो है ये बैच आपको मिल जाएगा है ना, 1499 में ये बैच जो है वो अवेलेबल है। सो एवरीवन जॉइन नाउ एंड क्रैक एमपी सेट एग्जाम विद अस है ना। इसके साथ ही ये हमारा टेट का बैच है, अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। ठीक है इसके भी चार्जेस जो है वो अभी 1999 है, सो यू कैन ज्वाइन दिस टू
ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं अपने इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। फॉर योर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस, किसी भी चीज के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।